Hello everyone and welcome to the class. My name is Ram Roshan Kumar and today I am going to teach you a very logical and interesting chapter of mathematics named as a permutation and combination. So बच्चों बेसिकली हम लोग परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन में काउंट करने की टेक्निक को सीखते हैं और इस चैप्टर को हम लोग शॉर्ट में पीएनसी भी बोलते हैं। तो आप लोग को काउंट करने की बेसिक टेक्निक पता होगा, मतलब बेसिक वाला काउंटिंग आप लोग को आ रहा होगा, बट जब कभी भी आप एडवांस लेवल की काउंटिंग करोगे तो वहाँ पे आप बेसिक वाला काउंटिंग की मेथड का यूज करके प्रॉब्लम को सॉल्व करने का ट्राई करोगे तो उस केस में हमारा प्रॉब्लम इजीली सॉल्व नहीं हो पाता है। तो अगर वहाँ पे आप पीएनसी वाला लॉजिक यूज करोगे तो कॉम्प्लिकेटेड वाला प्रॉब्लम भी हम लोग इजीली सॉल्व कर पाएंगे। तो बेसिकली यहाँ पे हम लोग काउंट करने के डिफरेंट डिफरेंट तरीके के बारे में सीखते हैं। तो आइए सबसे पहले हम लोग फंडामेंटल रूल ऑफ काउंटिंग को सीखने की ट्राई करते हैं। तो हमारा जो फर्स्ट रूल है वो है एडिशन रूल। सो बच्चों ये एडिशन रूल क्या होता है, आइए समझने की ट्राई करते हैं। लेट अ वर्क W1 कैन बी डन बाय m वेज एंड अनदर वर्क W2 कैन बी डन बाय n वेज। सपोज दैट ये वर्क W कैन बी डन और complete either W1 is complete और W2 is complete। तो देखो बच्चों इतना बड़ा स्टेटमेंट का मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि मान लीजिए कि आपके पास कोई वर्क W था, वो W आपका तब कंप्लीट माना जाएगा अगर आपका W1 कंप्लीट हो या फिर W2 कंप्लीट हो। मतलब यहाँ पे जो ये W1 W2 है ये दोनों एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है। आपको इस स्टेटमेंट की हेल्प से थोड़ा कम समझ में आया होगा, इसलिए हम लोग सीधा सीधा एग्जाम्पल्स पे बात फोकस करते हैं। तो इसका एग्जाम्पल ये कुछ ऐसा हो जाएगा कि मान लीजिए हमको एक रिवर क्रॉस करना है। ये मान लो अपना ये रिवर है और इस रिवर को क्रॉस करने के लिए अपने पास जो अवेलेबल ऑप्शंस है, यहाँ पे 3 बोट लगे हुए हैं, B1 B2 और B3, और इधर आके यहाँ पे 2 ब्रिज भी बने हुए हैं। तो बच्चों यहाँ पे अपना वर्क क्या है, यहाँ पे जो वर्क W है वो रिवर क्रॉस करना है और इसको हम लोग W1 नाम दे देते हैं, बोट से रिवर क्रॉस करने की तरीका को। और ये ब्रिज तो रिवर करने का जो वर्क होगा इसको हम लोग W2 बोलते हैं। तो देखो इस स्टेटमेंट का बेसिकली मतलब क्या है कि इसको आप कुछ इस तरह से समझ सकते हो कि मान लीजिए हमारा यहाँ पे जो वर्क है रिवर को क्रॉस करना, उसको हमने W कंसीडर किया, और तो इस वर्क को करने का ये 2 तरीका है। या तो आप बोट से रिवर क्रॉस करो तो आपका W कंप्लीट हो जाएगा, मतलब आप रिवर को क्रॉस कर लोगे, या फिर ये दोनों में से किसी भी ब्रिज से जाओ तब भी आपका वर्क W कंप्लीट हो जाएगा। सो बेसिकली ऊपर वाले स्टेटमेंट का ये मतलब है। तो यहाँ पे अगर हम लोग टोटल नंबर ऑफ वेज ऑफ W देखें, मतलब इस W को, मतलब रिवर को क्रॉस करने का टोटल तरीका देखें, तो ये हो जाएगा बोट से रिवर क्रॉस करने का तरीका और प्लस जितने तरीके ब्रिज से रिवर क्रॉस करने का तरीका होगा इसी का सम हो जाएगा। मतलब यहाँ पे जो ये हो जाएगा नंबर ऑफ वेज ऑफ डूइंग वर्क W इज इक्वल टू नंबर ऑफ वेज ऑफ वर्क डूइंग W1 प्लस नंबर ऑफ वेज ऑफ वर्क डूइंग W2। तो इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग इसका आंसर लिखने की ट्राई करें तो ये हो जाएगा m प्लस n। और इस वाले एग्जाम्पल के लिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसको करने का टोटल 3 तरीका और इसको करने का टोटल 2 तरीका। तो इसका जो आंसर हो जाएगा, अगर मैं इस एग्जाम्पल की बात करूं तो ये 3 + 2 टोटल 5 हो जाएगा। तो बेसिकली बच्चों ये एडिशन रूल होता है। आई होप आपको इसका मतलब समझ में आया होगा। आइए अब हम लोग एक अच्छे से एग्जाम्पल लेते हैं, उसकी हेल्प से हम लोग ये एडिशन रूल को समझने की ट्राई करते हैं। तो देखो बच्चों फर्स्ट एग्जाम्पल हमारा ये कुछ इस तरह से है। इन अ हॉल टोटल 11 पर्सन्स आर प्रेजेंट, देन फाइंड द टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल हैंडशेक। तो ये वाली जो प्रॉब्लम है इसको आप लोग कुछ इस तरह से सोच सकते हो। आप इन जनरल मेथड से सोचोगे तो इसको करने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, बट आप फंडामेंटल रूल ऑफ एडिशन वाली टेक्निक का यूज करोगे तो इसको हम बहुत ही कम टाइम में और इजीली आंसर कर सकते हैं।
तो आइए सबसे पहले इसको सॉल्व करके हम लोग समझ और भी अच्छी तरह से फंडामेंटल रूल ऑफ एडिशन को समझने की ट्राई करते हैं। तो देखो इसका तरीका क्या हो जाएगा कि आपके पास क्या है, टोटल 11 पर्सन है। तो चलो हमने उसका नाम ये दे दिया ABCDEFGHIJ and K। और आप क्या चाह रहे हो कि टोटल नंबर ऑफ कितने तरीके होंगे जिसमें ये पर्सन आपस में हैंडशेक करेंगे। तो पहली बात तो आप मेरे को ये बताओ कि जब भी हैंडशेक होगा तो खुद का मतलब एक पर्सन अकेले तो हैंडशेक करेगा नहीं, कम से कम 2 लोग चाहिए हैंडशेक करने के लिए। तो यहाँ पे अगर हम ए के लिए पॉसिबल हैंडशेक की बात करें तो देखो ये जो ए है बी के साथ हैंडशेक कर सकता है, सी के साथ हैंडशेक कर सकता है, डी के साथ हैंडशेक कर सकता है। इसी तरह से ये सारे के साथ हैंडशेक कर सकता है, मतलब ए के राइट साइड में जितने भी हैं। तो आप देखोगे तो ए के राइट साइड में टोटल 10 पर्सन है। सो ए को हैंडशेक करने का टोटल कितना तरीका है, 10 वेज। इसी तरह अगर हम बी की बात करें तो तुम्हारे माइंड में आ रहा होगा कि बी का जो हैंडशेक करने का तरीका होगा कि हम लोग इस बी को इधर जो बचे हुए हमारे पर्सन है इन सबके साथ हैंडशेक करा देंगे और बी को वापस ए के साथ हैंडशेक करवा देंगे। अगर आप ऐसा सोच रहे हो तो ये गलत सोच रहे हो, क्योंकि आपने पहले वाले केस में क्या किया, ए और बी को सेलेक्ट किया और ए को बी के साथ हैंडशेक करवाया। अभी आप फिर से क्या कर रहे हो, इस बी को इस ए के साथ हैंडशेक करवा रहे हो। मतलब ये बी का ए के साथ हैंडशेक या फिर ए का बी के साथ हैंडशेक, ये दोनों सेम चीजें हैं, सेम चीजें हैं। मतलब अगर आप ऐसा यहाँ पे सोच के इसकी काउंटिंग करोगे तो आप एक चीज को एक्स्ट्रा एक चीज को 2 बार काउंट कर लोगे, मतलब ए और बी का जो हैंडशेक है वो 2 टाइम्स काउंट हो जाएगा। इसलिए हमें ऐसा नहीं सोचना है। तो यहाँ पे क्या सोचना है कि बी के राइट साइड में जितने भी पर्सन हैं वो सब बी के साथ हैंडशेक कर सकते हैं। मतलब बी का जो हैंडशेक करने का तरीका होगा वो टोटल 9 हो जाएगा, मतलब 9 वेज हो गए। और इसी तरह हम सी की हैंडशेक करने की बात करेंगे तो राइट साइड में बी और ए से तो हैंडशेक कर नहीं सकता क्योंकि पहले हो चुका है। जो उस साइड में जो बच रहा है पर्सन सिर्फ उसके साथ हैंडशेक होगा, तो इसका टोटल 7 हो जाएगा। इसी तरह इसका 6, इसका 5, इसका 4, इसका 3, इसका 2 और इसका 1। सॉरी मैंने यहाँ पे गलत लिखा, ये 8 हो जाएगा और ये वाला आपका 7 हो जाएगा। ये 6, ये 5, ये 4, ये 3, ये 2 और ये वाला अपना 1। और ये किसी के साथ हैंडशेक उधर और नहीं कर सकता क्योंकि जितना भी पर्सन था इस साइड, इसके लेफ्ट साइड में, इसने सारे के साथ हैंडशेक कर लिया, इसलिए इसके पास अब और हैंडशेक करने का कोई चॉइस नहीं है। तो अब यहाँ पे जनरली कंफ्यूजन क्या होता है कि आप लोग ऐसा भी सोच लेते हो, इसके बाद दिक्कत ये होता है कि हम मल्टीप्लाई करें या ऐड करें, ये मेन कंफ्यूजन होता है। तो इसी के लिए आप अगर फंडामेंटल रूल ऑफ एडिशन को सही से समझ लिए हो तो ये वाली कंफ्यूजन नहीं होगा। यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं कि फंडामेंटल रूल ऑफ एडिशन का जो बेसिक मतलब था उसका यूज करेंगे। वहां पे रूल क्या बोला जा रहा था कि मान लो कि आपके पास कोई वर्क W है, वो तब कंप्लीट माना जाएगा अगर आपका वर्क W1 कंप्लीट हो या फिर दूसरा वर्क W2 कंप्लीट हो। मतलब दोनों में से कोई भी वर्क कंप्लीट होगा तो आपका जो W मेन वर्क है वो कंप्लीट माना जाएगा। तो जैसे यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे क्या है, हैंडशेक करना आपका अपना वर्क है। तो हैंडशेक करने के लिए जैसे हमने ए को सेलेक्ट किया तो ए जो है टोटल कितने तरीके से हैंडशेक कर रहे हैं, 10 वे से। इसी तरह बी की बात करें तो बी टोटल 9 तरीके से हैंडशेक कर रहा है, सी की बात करें तो 8 तरीके से। तो हम इसको ऐसा समझ सकते हैं, मान लो ये W1 हुआ जिसका करने का 10 तरीका है, ये मान लो W2 हो गया जिसका करने का 9 तरीका है, ये आपका W3 हो गया जिसका करने का 8 तरीका है, और इसी तरह से ये आपका क्या हो जाएगा W10 हो गया जिसको करने का सिर्फ 1 तरीका है। और हमारा जो वर्क W है ये क्या है, हैंडशेक करना। मतलब 2 पर्सन आपस में हैंडशेक किया तो हमारा W जो है ये कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देखोगे तो A 10 तरीके से हैंडशेक कर रहा है, B 9 तरीके से हैंडशेक कर रहा है और बाकी बचा हुआ इस तरह से हैंडशेक कर रहा है। तो ये जो वर्क अपना W होगा इसको करने का जो टोटल तरीका होगा वो क्या हो जाएगा, ये सारे वर्क के करने के टोटल तरीके के सम। सो बेसिकली ये कुछ ऐसा हो जाएगा 10 + 9 + 8 + 7 और ये कहाँ तक जाएगा
मतलब 3 2 1। तो आप देखोगे तो ये सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर है और इसका सम क्या हो जाएगा, n इंटू एन प्लस वन डिवाइड बाई 2 करके देखोगे तो ये आपका 55 आ जाएगा और यही टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल हैंडशेक हो जाएगा। तो इस वाली प्रॉब्लम का यही आंसर हो जाएगा। आई होप आपको ये चीज बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। आइए अब हम लोग बात करते हैं मल्टीप्लिकेशन रूल के ऊपर। तो ये क्या होता है आइए समझते हैं। Let a work W1 can be done by m wage and another work W2 can be done by n wage. Then suppose that a work W can be complete only when W1 and W2 both are simultaneously complete. तो देखो बच्चों इसका मतलब क्या हुआ, ये जो इतना लंबा सेंटेंस लिखा गया इसका मतलब ये हुआ कि मान लो कि आपके पास कोई वर्क W है और ये तब कंप्लीट माना जाएगा अगर हमारा W1 भी कंप्लीट हो और साथ ही साथ W2 भी कंप्लीट हो। मतलब ये जो W है ये दोनों पे डिपेंड करना है। मतलब अगर सिर्फ W1 कंप्लीट हो रहा है और W2 कंप्लीट नहीं हो रहा है तो हमारा जो वर्क W है ये कंप्लीट नहीं माना जाएगा। तो कहने का मतलब कि ये W1 W2 एक दूसरे पे डिपेंड कर रहा है और W भी तभी कंप्लीट होगा जब दोनों साथ साथ कंप्लीट होगा। तो इसलिए इस केस में हमारा जो टोटल नंबर ऑफ वेज होता है इस W को करने का ये हो जाता है इसका टोटल नंबर ऑफ वेज और मल्टीप्लिकेशन बाय ये वर्क W2 का करने का टोटल तरीका का प्रोडक्ट हो जाता है। जैसे इस स्टेटमेंट का बात करें तो ये हो जाएगा आपका m इंटू n। ये होता है अपना रूल ऑफ मल्टीप्लिकेशन। आइए इसको एग्जाम्पल की हेल्प से और भी अच्छी तरह से समझने की ट्राई करते हैं। तो हमारा यहाँ पे एग्जाम्पल कुछ इस तरह से बन जाएगा। मान लो ये सिटी A है, यहां से कोई पर्सन सिटी C जाना चाह रहा है बट बीच में सिटी B आ रहा है, इसको यहां से होके जाना पड़ रहा है। तो सिटी A टू सिटी C जाने का जो तरीका है A से B तक जाने के लिए इसके पास 3 रास्ते अवेलेबल हैं। इन तीनों में से किसी का यूज करके ये सिटी B तक जा सकता है। इसके बाद क्या है कि सिटी B से सिटी C तक जाने का जो तरीका है ये टोटल 4 तरीके हैं। तो मतलब इन चारों में से किसी का भी यूज करके वो सिटी C को जा सकते हैं। तो यहाँ पे आपसे क्वेश्चन ऐसा पूछा जाएगा कि ये कोई मान लो कोई पर्सन सिटी A टू सिटी C जा रहा है, तो यहाँ से सिटी A से सिटी C तक जाने का टोटल कितने तरीके होंगे। तो यहाँ पे हमारा जो वर्क है वो W क्या है, वो सिटी A से सिटी C तक जाना हमारा वर्क ये W है। तो देखो सिटी A से सिटी C तक जाने में हमें 2 स्टेप इन्वॉल्व हो रहा है। मतलब सिटी A से सिटी B तक की जाने का जो तरीका है इसको मान लो हम लोग W1 बोलते हैं और सिटी B से सिटी C जाने का जो वर्क है या फिर जो तरीका है इसको हम वर्क 2 बोलते हैं। तो ये जो वर्क W1 है इसको करने का टोटल कितना तरीका है। देखो इन 3 में से कोई भी रास्ते से ये जाएगा तो सिटी B पहुंच जाएगा। और यहाँ पे मैं अगर आपसे पूछूं ये कितना तरीका होगा सिटी B टू सिटी C जाने का, तो देखोगे तो अब इन 4 में से कोई सी भी तरीके से वो जाएगा तो सिटी C चला जाएगा। सो बेसिकली इसको करने का टोटल 4 तरीका है। अब आप ऐसा समझो अगर हमारा वर्क W तब कंप्लीट होगा जब A B पे जाए और B वापस C पे जाए। मतलब अगर A यहां से चला और B पे रुक गया और आगे नहीं गया तो हमारा ये वर्क इनकम्प्लीट है, क्योंकि हमारा जो वर्क W है A से C पे जाना है। मतलब यहां से ये यहां आएगा और यहां से ये यहां आएगा, दोनों साथ साथ में कंप्लीट होगा तो हमारा वर्क W कंप्लीट माना जाएगा। तो टोटल कितने तरीके होंगे W को करने का, मतलब सिटी A टू सिटी C जाने का। तो ये हो जाएगा इसका वाला 3 और इधर वाला 4, टोटल 12 तरीके होंगे सिटी A से सिटी C तक जाने का। तो ये जो होता है ये फंडामेंटल रूल ऑफ मल्टीप्लिकेशन का एग्जांपल हुआ। अभी यहीं पे आपसे ऐसा पूछा जा सकता है कि मान लीजिए
कि सिटी ए से वो सिटी सी गया और वापस सिटी सी से सिटी ए आया, तो इस केस में टोटल कितने तरीके होंगे। तो ये बहुत ही सिंपल प्रॉब्लम हो गया। आपसे बेसिकली वो क्या पूछा जा रहा है, यहाँ पे जो इस बार जो हमारा वर्क W है वो क्या है, ए से सी जाना और सी से वापस ए आना ना। तो इसमें देखो टोटल कितने स्टेप हो गए। जब ए से वो सी जाएगा तो उसको पहले ए से बी जाना पड़ेगा, इसका कितना तरीका है, इसका टोटल 3 तरीके हैं। फिर बी से वो सी जाएगा तो इसका 4 तरीका है। और फिर वो क्या करेगा, सी से बी आएगा, मतलब इसका फिर से 4 तरीका हो गया। और ये वापस बी से ए आएगा, मतलब फिर से वो 3 तरीका हो गया। तो देख रहे हो अपना वर्क कब कंप्लीट हो रहा है, ए से ए ना। तो ए से ए आने में ये सारे वर्क, मतलब इसको अगर आप W1 दे रहे हो, इसको W2 बोल रहे हो, ये W3 हो गया और ये W4 हो गया। तो ये जो अपना वर्क W है ये तब कंप्लीट होगा जब W1, W2, W3, W4 चारों साथ साथ कंप्लीट हो। अगर टोटल नंबर ऑफ वेज ऑफ इसका पूछा जाए इस W का, तो इसको करने का टोटल तरीका क्या होगा, ये सबका प्रोडक्ट, और यही अपना आंसर आ जाएगा। सो आई होप आपको ये वाला एग्जाम्पल भी समझ में आया होगा। आइए अब हम लोग इस रूल ऑफ मल्टीप्लिकेशन पे बेस्ड कुछ अच्छे प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। तो बच्चों आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है ये कुछ इस तरह से है, फाइंड द नंबर ऑफ वेज ऑफ टोटल नंबर ऑफ वेज अटेम्प्टिंग आ क्वेश्चन पेपर 10 ट्रू फॉल्स क्वेश्चन। देखो बच्चों ये क्वेश्चन बेसिकली ये कहना चाह रहा है कि आपके पास एक क्वेश्चन पेपर है, मान लीजिए अपना बी टेस्ट हो रहा है। तो बी टेस्ट में 10 क्वेश्चन ऐसा है, ये Q1, Q2 अप टू Q10। तो जिसके सिर्फ 2 ही ऑप्शन है, इसका आंसर क्या है, ट्रू या फॉल्स। और आपको क्या करना है, ये सारे का आंसर करना है। यहाँ पे कंडीशन क्या है, एवरी क्वेश्चन शुड बी आंसर। तो देखो बच्चों यहाँ पे क्या है कि आपके पास 10 ट्रू फॉल्स टाइप का क्वेश्चन है और आपसे ये पूछा जा रहा है कि टोटल कितने तरीके होंगे सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने का। कंडीशन ये है कि आपको सारे क्वेश्चंस का आंसर करना पड़ेगा, मतलब कोई भी क्वेश्चन को आप छोड़ नहीं सकते हो। आपको आ रहा है तो आप उसका सही आंसर कीजिए, या नहीं आ रहा तो गलत कीजिए, मतलब ट्रू या फॉल्स में दोनों में से किसी एक को सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो इसको सॉल्व करने का जो तरीका होगा ये कुछ ऐसा हो जाएगा। ये जो क्वेश्चन नंबर 1 है इसके पास 2 ऑप्शन है, आप या तो इसका आंसर करो या नहीं करो, करोगे तो ट्रू करोगे या फिर फॉल्स करोगे, ये दोनों में से ही कोई आंसर होगा। इसी तरह क्वेश्चन 2 को करने का कितना तरीका होगा, आप ट्रू करो या फॉल्स करो, 2 तरीका। इसी तरह से बाकी सारे क्वेश्चंस को भी करने का 2-2 तरीका होंगे। तो लास्ट वाला क्वेश्चंस को भी करने का 2 तरीका होगा, आप ट्रू करो या फिर फॉल्स करो। तो यहां से आप देखोगे तो हर एक क्वेश्चंस का करने का 2-2 तरीका है, और आपके पास कंडीशन क्या है कि सारे क्वेश्चंस का आंसर करना है। तो मतलब यहाँ पे हमारा जो वर्क W है वो क्या है, वर्क W जो है सारे क्वेश्चंस का आंसर करना। तो ये हमारा आंसर हो गया सारे क्वेश्चंस को करने का, मतलब सॉरी ये जो हमारा है वर्क W हो गया सारे क्वेश्चंस का आंसर करना। तो इस के प्रॉपर इस पे सोचोगे Q1 के लिए, तो Q1 इसका एक पार्ट W1 हो गया, और इसके करने के कितने तरीके हैं, 2 तरीके। इसी तरह इस पे आप फोकस करोगे तो ये आपका दूसरा वर्क W2 हो जाएगा, इसका करने का क्या तरीका है, 2 तरीका है। और इसी तरह इस पे सोचोगे तो ये आपका W10 हो जाएगा, और इसको करने का भी 2 तरीका है। मतलब ये W तब कंप्लीट माना जाएगा सारे वर्क W1, W2 अप टू W10 ये सारे एक साथ कंप्लीट हो, जैसा कि इसमें कंडीशन दिया भी हुआ है कि सारे क्वेश्चन का आंसर करना कंपलसरी है। ऐसा नहीं कि आप 1 से स्टार्ट किए 5 क्वेश्चन तक आंसर किए बाकी सब कुछ छोड़ के सबमिट कर दीजिए, ऐसा अलाउ नहीं है, सारे का आंसर करना है। तो मतलब ये सारे क्वेश्चंस का आंसर करोगे तो W1, W2 अप टू W10 ये सारे कंप्लीट होगा। तो ये सारे जब वर्क हो जाएगा कंप्लीट तो हमारा W भी कंप्लीट हो जाएगा। तो इसका करने का टोटल तरीका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ये सारे का करने के तरीका का प्रोडक्ट इंटू NW2, और इसी तरह से ये कहां तक जाएगा NW10, और ये क्या हो जाएगा 2 का पावर 10 ना, क्योंकि 10 टाइम्स आएगा। सो टोटल नंबर ऑफ वेज हो जाएगा इस क्वेश्चन पेपर को अटेम्प्ट करने का, इतना टोटल नंबर ऑफ वेज हो जाएगा। सो आई होप आपको ये वाली प्रॉब्लम भी समझ में आया होगा। इसी प्रॉब्लम को और भी तरीके से ट्विस्ट करके पूछा जा सकता है, आपसे ऐसा भी पूछा जा सकता है कि आप इस क्वेश्चंस में मतलब ऐसा दे देगा कि सारे क्वेश्चंस मतलब सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना कंपलसरी है,
आप चाहे तो आंसर कर भी सकते हैं, चाहे नहीं भी कर सकते हैं। मतलब अटेम्प्ट करना कंपलसरी है, इसका मतलब क्या हो गया, क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 10 तक आप अटेम्प्ट करो, या फिर अटेम्प्ट करो और उसका आंसर सही करो या गलत करो या फिर छोड़ ही दो। सही और गलत का मतलब यहाँ पे है ट्रू या फॉल्स है। मतलब तुम्हारे पास यहाँ पे जो है आंसर करने का कितना 2 तरीका होगा, बट इसमें एक एक्स्ट्रा केस इंक्लूड हो गया। अब मान लो कि तुम्हें आंसर में कंफ्यूजन है, पता ही नहीं चल रहा ट्रू है या फॉल्स है, तो तुम उसको छोड़ भी सकते हो। मतलब किसी काम को करने का जो तरीका होता है तुम नहीं भी करो तो वो भी एक तरीका है। इस केस में देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। जो हमारे पास टोटल 10 क्वेश्चंस पे है, इसको आप चाहे तो मतलब उसका आंसर ट्रू करो फॉल्स करो, ये 2 तरीका हुआ, या फिर आप उसको छोड़ दो तो ये तीसरा तरीका हो गया। तो मतलब ऐसा कुछ पूछा जाएगा तो हर एक क्वेश्चन को करने का कितना तरीका हो जाएगा, 3 3 3, और टोटल का प्रोडक्ट लोगे तो 10 to 3 to the power 10 हो जाएगा। तो इस केस में इसका ये दूसरा आंसर हो जाएगा। आई होप आपको ये वाली क्वेश्चन समझ में आया होगा। आइए एक और भी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, ये मल्टीप्लिकेशन रूल के ऊपर। और दूसरा प्रॉब्लम हमारा ये कुछ इस तरह से है, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ वेज ऑफ पोस्टिंग 3 डिफरेंट लेटर इन 4 लेटर बॉक्स। और यहाँ पे कोई कंडीशन नहीं दिया है, मतलब इसको आप सोचोगे तो कुछ इस तरह से सोच सकते हो, आपके पास 4 लेटर बॉक्स है कुछ इस तरह से। मान लो ये हमारा बॉक्स फर्स्ट हुआ, ये हमारा बॉक्स सेकंड हुआ, और ये अपना बॉक्स थर्ड हुआ, और ये मान लो अपना बॉक्स फोर्थ हुआ। और हमारे पास टोटल कितने लेटर हैं, ये 3 लेटर है, L1 L2 L3। तो इस तीनों लेटर को पोस्ट करने का टोटल कितना तरीका होगा। तो देखो यहाँ पे क्या है कि लेटर 1 जो है इन 4 में से किसी भी बॉक्स में जा सकता है। सो लेटर 1 को पोस्ट करने का कितना तरीका है, 4 तरीका। लेटर 2 को पोस्ट करने का फिर से 4 तरीका, इन 4 बॉक्स में से किसी भी बॉक्स में जा सकता है, तो ये 4 तरीका हो गया। अब लेटर 3 की बात करें तो लेटर 3 भी किसी भी बॉक्स में जा सकता है, यहाँ पे उसने कोई कंडीशन दिया नहीं है, तो हो सकता है कि आपका लेटर 1 लेटर 2 लेटर 3 सब सेम ही बॉक्स में चला जाए, तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट उस केस में भी हमारे पास 4 तरीके होंगे। तो ये वाला जो कंडीशन होगा इसमें क्या हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल तरीका कितना हो जाएगा, ये सब का प्रोडक्ट। अच्छा प्रोडक्ट क्यों होगा, तो देखो बच्चों प्रोडक्ट इसलिए होगा क्योंकि आपसे क्या बोला गया है कि सारे लेटर को पोस्ट करना है। ऐसा नहीं कि आपने 2 लेटर को पोस्ट किया और एक को छोड़ दिया, क्योंकि तीनों लेटर को पोस्ट करने का टोटल तरीका पूछा है। तो मतलब यहाँ पे जो अपना वर्क W है वो क्या करना है, लेटर को पोस्ट करना ही हमारा वर्क W है। और उसको करने का 3 अलग अलग डिफरेंट तरीका है कि मान लो ये वर्क अपना W1 है तो इसका करने का 4 तरीका, ये मान लो वर्क W2 है तो इसको करने का फिर से 4 तरीका, और मान लो ये अपना वर्क W3 है तो इसको करने का फिर से 4 तरीका। और रूल ऑफ मल्टीप्लिकेशन अपना क्या बोलता है कि ये तीनों वर्क जब कंप्लीट होगा तब अपना वर्क W कंप्लीट माना जाएगा। तो आप ऐसा नहीं कर सकते किसी 2 लेटर को पोस्ट किए एक को छोड़ दिए, तो ऐसा करोगे तो वर्क W जो है वो कंप्लीट ही नहीं होगा। कंप्लीट नहीं होगा मतलब हमसे जो पूछा गया वो परफेक्ट काउंटिंग नहीं आ पाएगा। तो मतलब हमें टोटल नंबर ऑफ वेज चाहिए सारे लेटर को पोस्ट करने का, तो वो हो जाएगा ये सब का प्रोडक्ट, और सारे को साइमल्टेनियसली कंप्लीट करवाना पड़ेगा। तो ये क्या हो जाएगा, ये सब का प्रोडक्ट मतलब 4 to the power 3, मतलब 64 टोटल वेज होंगे। तो देखो बच्चों ये वाला जो प्रॉब्लम था ये बहुत ही सिंपल प्रॉब्लम पूछा, इसी को अब कुछ इस तरह से ट्विस्ट किया जा सकता है कि फाइंड द टोटल नंबर ऑफ वेज ऑफ पोस्टिंग दिस 3 लेटर सच दैट, कि मान लो कि कोई भी बॉक्स में सारे लेटर ना जाए, मतलब तीनों का तीनों लेटर जो हमने पहले वाले केस में इंक्लूड किया था इसी में चला जाए, इसी में चला जाए, इसी में चला जाए या फिर इसमें चला जाए, ऐसा नहीं होगा। मतलब ज्यादा से ज्यादा 2 जा सकता है, 3 नहीं हो पाएगा। तो इस टाइप की प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करोगे, तो देखो बच्चों यहाँ पे क्या करेंगे, हमें बस एक स्टेप एक्स्ट्रा सोचना होगा। जैसे ये वाला केस में हमने क्या कैलकुलेट किया कि तीनों लेटर हमारा सेम ही बॉक्स में जा सकता है या फिर डिफरेंट बॉक्स में जाए, मतलब विदाउट एनी कंडीशन हमने कैलकुलेट किया। मतलब ये टोटल नंबर ऑफ वेज है
पोस्टिंग ऑफ ऑनली 3 लेटर। तो अभी मेरे से क्या पूछा गया है कि हमको लेटर ऐसा पोस्ट करना है ये सारे के सारे लेटर सेम बॉक्स में ना जाए। तो हम पहले क्या करते हैं कि हम वो वाली कंडीशन को ढूंढते हैं जब ये तीनों का तीनों लेटर सेम ही बॉक्स में जाए। तो उसका कितना तरीका होगा? तो देखो बच्चों, अपने पास क्या है, 3 लेटर है, L1 L2 L3। तो हमें सब ये तीनों लेटर को एक ही बॉक्स में पोस्ट करने का कितना तरीका होगा? ये L1 L2 L3 तीनों को उठाया और इस बॉक्स में डाल दिया, तो ये एक तरीका। इसी तरह से बॉक्स 2 में तीनों लेटर को पोस्ट करने का कितना तरीका होगा? एक ही होगा, तीनों लेटर है, तीनों को इसमें डाल दो। इसी प्रकार बॉक्स 3 में तीनों लेटर को पोस्ट करने का कितना तरीका होगा? एक तरीका होगा। और बॉक्स 4 में ये तीनों लेटर को पोस्ट करने का कितना तरीका होगा? फिर से एक तरीका होगा। तो यहाँ पे देखोगे तो टोटल 4 तरीका है ये तीनों लेटर को सेम बॉक्स में पोस्ट करने का। और ये हमारा टोटल नंबर ऑफ वेज है ये सारे लेटर को पोस्ट करने का। तो इसमें से आप उसको घटा दोगे, मतलब 64 माइनस 4, तो आपका ये वो तरीका आया जिसमें सारे लेटर को आप पोस्ट करोगे तो कोई भी लेटर सेम बॉक्स में नहीं जाएगा। तो इसको हम लोग इस तरह से भी सोच सकते हैं इस टाइप की प्रॉब्लम को। तो यही कुछ बेसिक एंड फंडामेंटल प्रॉब्लम था, फंडामेंटल रूल ऑफ एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन पे बेस्ड। तो आइए अब हम लोग मेन पार्ट को स्टार्ट करते हैं जिसका नाम है परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। तो आइए अब हम लोग परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन का मीनिंग समझने की ट्राई करते हैं। तो देखो बच्चों, जो परमुटेशन होता है बेसिकली परमुटेशन का मतलब अरेंजमेंट होता है। एग्जाम्पल के लिए आप ऐसा समझ सकते हो, मान लो हमने कोई नंबर 1 2 3 उठाया, तो अभी ये इस सीक्वेंस में लिखा हुआ है। अभी मैं क्या करता हूँ, ये फर्स्ट प्लेस को सेकेंड प्लेस पे लेके जाते हैं और सेकेंड को फर्स्ट प्लेस पे लेके आते हैं। तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा 2 1 3। तो हमने क्या किया कि यहाँ पे हमने ऑर्डर्ड को चेंज किया। तो ऑर्डर्ड को जब हमने चेंज किया तो आप देखोगे कि इसका मीनिंग भी बदल गया। यहाँ पे 1 2 3 नंबर था, यहाँ पे आप देखोगे तो 2 1 3 हो गया। अभी एक बार और क्या करते हैं, इसकी ऑर्डर्ड को चेंज करते हैं, मतलब ये थर्ड को सेकेंड प्लेस पे लाते हैं और सेकेंड वाले को थर्ड प्लेस पे लाते हैं। तो ये नंबर क्या हो जाएगा 2 3 1। तो आप देख पा रहे हो यहाँ पे फिर से अपना जो है ऑर्डर चेंज करने से हमें एक नया अरेंजमेंट मिल गया। अभी इसमें और चेंज करेंगे तो फिर से एक हमें नया अरेंजमेंट मिल जाएगा। तो बेसिकली यहाँ से हमें क्या, हम लोग क्या ऑब्जर्व कर पा रहे हैं कि अगर आप यहाँ पे ऑर्डर्ड को चेंज करोगे तो एक नया मीनिंग बनेगा, एक नया मीनिंगफुल वर्ड या लेटर या सेंटेंस बनेगा। जैसे यहाँ पे हमने पोजीशन चेंज किया तो अगला केस में ये दूसरा नंबर है, यहाँ पे फिर से पोजीशन चेंज किया तो ये तीसरा नंबर मिल गया। अभी मान लो मैं इसको ऐसा लिख देता हूँ, फिर से हमने ऑर्डर्ड को चेंज किया तो फिर से एक नया नंबर मिल गया। तो कहने का मतलब परमुटेशन जो होता है वो तो अरेंजमेंट, मतलब चीज़ों को, मतलब इसमें आप ऐसा समझ सकते हो चीज़ों को इधर उधर करोगे, ऑर्डर्ड को बदलोगे तो आपको नया अरेंजमेंट मिलेगा और हर एक अरेंजमेंट एक मीनिंगफुल होगा, जैसे इस केस में हो रहा है। तो ये बेसिकली परमुटेशन होता है। जबकि कॉम्बिनेशन में क्या होता है कि यहाँ पे ऑर्डर्ड मायने नहीं रखता है, मतलब कितना भी ऑर्डर्ड को आप इधर उधर करो वो मीनिंगलेस होता है। आइए मैं एक एग्जांपल की हेल्प से समझाता हूं। जैसे मान लीजिए किसी प्लेन में 3 पॉइंट है ए बी सी, और मान लीजिए किसी बच्चे ने इस पॉइंट ए को बी से मिलाया और इस बी को सी से मिलाया और इस सी को ए से मिलाया। तो यहां से देखोगे तो आपको क्या मिला, एक ट्राइंगल एबीसी मिला। अब मान लो कोई दूसरा बच्चा इस पॉइंट सी को बी से मिलाता है और फिर इस बी को ए से मिलाता है और इस ए को सी से मिलाता है। आप देखोगे फिर से वही ट्राइंगल एबीसी मिल रहा है। अब मान लो किसी तीसरा बच्चा इस बी को ए से मिलाता है, ऐसा कुछ, और ए को सी से मिलाता है और सी को वापस बी से मिलाता है। यहाँ पे फिर से वही ट्राइंगल मिल रहा है। मतलब आप इसको कुछ ऐसा सोचे, बी सी ए या फिर सी ए बी या फिर ए बी सी करे। मतलब बेसिकली यहाँ पे हम पोजीशन चेंज करके देख रहे हैं तो हमें हर एक केस में ये सेम ही ट्राइंगल मिल रहा है, मतलब एक ही ट्राइंगल मिल रहा है। तो यहाँ से ये चीज़ तो क्लियर हो पा रहा है कि आप जब पोजीशन चेंज कर रहे हो इसमें
तो इसका मतलब हमें नया ऑब्जेक्ट नहीं मिल रहा है, वो ऑब्जेक्ट सेम ही रह जा रहा है। जबकि यहाँ पे जो आप ऑर्डर चेंज कर पा रहे थे, तो हर एक मतलब जब रिलेटिव ऑर्डर को बदल रहे थे तो हमें नया नया नंबर्स मिल रहा था। तो कहने का मतलब परमुटेशन में जो ऑर्डर्ड होता है वो मीनिंगफुल होता है, जबकि कॉम्बिनेशन में ऑर्डर मीनिंगलेस होता है। आप इसको कुछ इस तरह से भी समझ सकते हो, जैसे कि अभी अपने पास ये 3 डिफरेंट कलर का मार्कर है। अगर मैं इसमें से पहले ब्लू वाले को सेलेक्ट करूं और फिर उसके बाद रेड वाले को सेलेक्ट करूं, तो हमारे पास ये 2 सेट मतलब एक सेट ऑफ मार्कर मिलेगा जिसमें एक रेड होगा और दूसरा ब्लू होगा। इसी को आप ये समझ लीजिए, पहले आप रेड वाले को सेलेक्ट करो और बाद में ब्लू वाले को सेलेक्ट करो, और फिर से आप देखोगे तो ये सेम ही सेट ऑफ मार्कर मिल गया। इसमें भी रेड और ब्लू है, मतलब ये दोनों डिफरेंट नहीं हुआ। जबकि परमुटेशन में आप ऐसा करोगे, मतलब ऑर्डर चेंज करके चीजों को उठाओगे, तो वहां पे आपको नया अरेंजमेंट मिलेगा, मतलब डिफरेंट टाइप का ऑब्जेक्ट मिलेगा। जबकि यहाँ पे ऐसा कुछ हो नहीं रहा है। तो ये बेसिकली कॉम्बिनेशन का एग्जाम्पल हो गया। तो आई होप आपको परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन में डिफरेंस समझ में आया होगा।